धर्म और जाति के नाम पर बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है और सबसे आगे मोर्चा संभाल रखा है समाजवादी पार्टी ने। महासचिव बने स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर जारी विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया ट्वीट किया है। इस ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने महात्मा गांधी का जिक्र किया है और कहा है कि धर्म की आड़ में महिलाओं और शूद्र समाज को अपमानित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। उधर स्वामी के बयान पर संत समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके न सिर्फ स्वामी अपने बयान पर कायम है बल्कि रोजाना कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे उन पर सनातन और हिंदू आस्था को अपमानित करने के आरोप लग रहे हैं। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर मानस पर जारी इस धर्म युद्ध का अंजाम क्या होगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस बयान के लिए उन्हें शर्मसार होना चाहिए, जिस बयान पर अकड़ दिखाने के बजाय झुकना चाहिए, लेकिन स्वामी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब स्वामी ने एक और दलील देकर अपना बचाव करने की कोशिश की है। इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से की थी, वह दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज को की जाती हैं, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े हैं, वहीं लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं जो स्वामी का खुलकर समर्थन माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में अब पोस्टर वॉर दिखाई पड़ा है। यही वजह है कि सपा दफ्तर के बाहर लगातार अब सपा के नेताओं की तरफ से एक एक करके पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की नेता है पूनम मौर्य, उन्होंने ये पोस्टर जो है ये सपा दफ्तर के ठीक बाहर लगाया है और शूद्र समाज को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि मानस की आड़ में जो बयानी बयार शुरू की गई उसका फोकस कहां था। दलितों को साधना और बसपा के वोट काटना, क्योंकि शूद्र जाति को संबोधित करते हुए एक दो नहीं कई पोस्टर लगाए गए हैं। इधर समाजवादी पार्टी अब खुलकर मौर्य के समर्थन में आ चुकी है। सपा की ओर से कहा जा रहा है कि अगर मानस की एक दो चौपाइयों से एक खास वर्ग आहत है तो उसे हटाने में क्या परेशानी है। हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है, महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने मौर्य के बयान को सीधे सीधे लोकसभा चुनाव से जोड़ा है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब से चुनाव हारे हैं तब से चर्चा में आने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। जिसने रामचरितमानस जैसी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको कहीं ना कहीं इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिसकी हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा विषय गया है। इसलिए आज बजरंग दल महानगर आगरा ने इस सांकेतिका चौराहे पर उसका पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। बहरहाल मानस पर छिड़े महासंग्राम पर बवाल जारी है। पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों को खींचकर लाया गया है, लेकिन पब्लिक भी सब जान रही है कि कौन क्या कर रहा है और किसके क्या इरादे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मानस पर महासंग्राम जारी है, ये कब थमेगा, इसका अंजाम क्या होगा, कोई नहीं जानता। उधर मानस विवाद के चलते सपा के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल मानस पर विवाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। सपा की मान्यता पर खतरा है क्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहुंचा है मानस विवाद का मामला। वीएचपी ने आयोग को एक पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसमें वीएचपी प्रतिनिधिमंडल से चुनाव आयुक्त से समय मांगा गया है और सपा पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। पत्र भी लिखा गया है, समय भी मांगा गया है और कहा गया है कि जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो एक तरफ मानस विवाद का मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुका है, तो दूसरी ओर शहर शहर स्वामी के बयान पर आक्रोश नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां कहां पर किस तरह से आक्रोश दिखाई दे रहा है। चंदौली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चित्रकूट में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जालौन में भी विरोध किया जा रहा है, बाराबंकी में भी विरोध किया जा रहा है। सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रावस्ती, संबल, अयोध्या, ये 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब विरोध किया जा रहा है। रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है उसको लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा है। और इसी पर
बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, शिक्षाविद हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है दोनों का। श्रीराज नायर जी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी से। अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। स्वामी चंद्रदेव महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक राय जी आपके पास आएंगे। अभिषेक राय जी, ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है। क्यों ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? अब तो ये चर्चाएं हो रही है कि भाई एक बड़े वोट बैंक पर आप लोगों की नजर है और उसको अपनी तरफ लाना है, सब कुछ राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका इस बहस का अंत क्या है? अनुज भाई, देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी के निजी बयानों को सपोर्ट नहीं करती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी ने, हमारी निवर्तमान महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी ने एकदम क्लियर कट सारी चीज़ें, पार्टी का स्टैंड क्लियर कट रख दिया है। और ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम किसी के निजी बयान को सपोर्ट नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी संजय निषाद जी ने प्रभु श्री राम पे क्या क्या टिप्पणी करी थी और किस तरह की टिप्पणी उनके जन्म पे करी थी, और उनको कैबिनेट मंत्री बना के बैठा रखा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रखती है? दूसरी तरफ उनके क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने माता सीता के लिए क्या कहा, टेस्ट ट्यूब बेबी तक कहा है। तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी? तब क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं भाई? अगर आपको कार्रवाई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तो आप लोगों ने FIR दर्ज करा दी, तो इन लोगों को क्यों नहीं आप बर्खास्त करके एक एग्जाम्पल सेट करते? करना चाहिए ना। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, क्योंकि वो जनता की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो जो मेन मुद्दे हैं, मैंने पूछना चाहता हूँ, 3 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो गई और उसमें क्या किया इन्होंने? आजमगढ़, मऊ, अभिषेक राय जी, गाजीपुर, अभिषेक राय जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, मैं उनसे इस बात का जवाब जरूर ले लूंगा। आलोक वर्मा जी इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी के निजी बयान है उसका समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती, ये पार्टी की विचारधारा नहीं है। उसके बाद आप उनको प्रमोट करते हैं, उसके बाद आप उनको पद देते हैं, पार्टी में रखे हुए हैं। आप पहले अपनी बात क्लियर कीजिए। बीजेपी के लोगों से तो हम पूछ ही लेंगे जो आप सवाल उठा रहे हैं। अनुज भाई, हमने किसी को कोई प्रमोट नहीं किया। ये हमारी जो सूची है, ये सूची किसी के बयान, निजी बयान आने से पहले ये सूची तैयार हो चुकी थी। ये 7 जनवरी की सूची है और उसको क्या कहते हैं, अभी प्रकाशित किया गया। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन 7 जनवरी को हो चुका था। हाँ। और उसमें कुछ लोगों को ऐड करना था, नहीं करना था, ये सारी चीजें प्रक्रिया पहले हो चुकी थी। तो किसी के निजी बयान को समाजवादी पार्टी सपोर्ट नहीं करती। तो प्रक्रिया पहले हो गई थी। अभिषेक जी देखिए, ये ठीक है, वो बाद में बदली नहीं जा सकती थी क्या लिस्ट? क्या आपको नहीं पता था क्या कि अगर उनका नाम फिर से आएगा नाम सामने, आप प्रमोट करेंगे उनको, तो उसके बाद हंगामा होगा, बवाल होगा और आप पे सवाल उठेंगे? ठीक है, आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए यहाँ पर जो सवाल अभिषेक राय जी उठा रहे हैं। ठीक है, अभिषेक जी आता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी मजेदार बात कही। बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। अनुज भाई, इस पर एक शेर मुझे याद आ गया। हाँ। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आज ये लोग खारिज हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद खारिज हो गए। विधानसभा इलेक्शन उन्होंने लड़ा, अपनी सीट भी वो जीत नहीं पाए। पूरे उत्तर प्रदेश ने 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को खारिज कर दिया है। आप 2014 में हारे, 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब भी हारे, 2019 में बसपा के साथ आए तब भी हारे, 2022 में आप छोटे दलों, दूसरे दलों के साथ आए जो जाति जमात की आप सियासत करते थे, उस तरीके का कुछ समीकरण बनाया तब भी हारे। लगातार आप हार रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। लगातार हार से निजात कैसे मिले? तो 2024 में इन्होंने बांटने की रणनीति बनाई है, बांटो और राज करो। इनको लगता है कि ये जाति जमात की जो सियासत पहले ये चलाते थे 90 के दशक में, वो उत्तर प्रदेश में कामयाब होगी। 2021 के लोग, 2021 का उत्तर प्रदेश बहुत कुछ बदल गया है। डॉक्टर अभिषेक जी अच्छी तरीके से जानते हैं।
अपने आसपास देखेंगे, लेकिन तो उनको डॉक्टर नौजवान साहब ये भी दिखाई कह रहे हैं कि आप डबल पड़ेंगे। स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं। उन्होंने जमात की सियासत में फंसने नहीं जा रहे हैं। ये भी सवाल उठाया है कि आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं अपना, निवेश की तरफ जा रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश किस ठीक तरीके है। से बदला है ये उत्तर प्रदेश श्रीराज नायर जी, नायर साहब समझ रहे हैं। नायर साहब, आप लोग इलेक्शन कमीशन गए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? यहां तक बात हो गई है किस मान्यता रद्द की जाए? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान किया गया, ये समूचे हिंदू धर्म का अपमान है। हाँ। और ये 2024 के चुनाव को देख करके इन्होंने किया, जिस प्रकार से हिंदू समाज पोलराइज हुआ और पिछले साल जो हुए असेंबली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इनको धूल चटाई गई, और उसके बाद इनको अब देखा इनके पास और कोई जरिया बचा नहीं है वापस इलेक्शन में जीतने का, चुनाव में जीतने का। तो उन्होंने ये नया हथकंडा आजमाया है जिससे हिंदू समाज विघटित हो, आपस में मतभेद हो, जो अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई ये करवाए, और ये कामयाब होने वाला नहीं है। आज का हिंदू समाज जो है जागरूक हिंदू समाज है, और हम चाहते हैं इस प्रकार के जो ओछे हथकंडे किए गए, और ये बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी का बयान नहीं है, ये जानबूझ के बुलवाया जाता है एक तरफे से। ये अंग्रेजी में जिसको कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप, ये जानबूझ के स्वामी प्रसाद जी से ये बयान दिलवाया गया है, और पीछे से यही लोग इसका आनंद ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं इससे कुछ राजनीतिक फायदा मिल जाए, परंतु कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हमारा एक शीर्ष मंडल चुनाव आयोग को मिलेगा, और हम चाहते हैं इस प्रकार की पार्टियों को बैन किया जाए। इनको चुनाव लड़ने को अधिकार ही नहीं है, जो जनमानस में आपस में विघटना पैदा करे, जो आपस में लड़ाने का प्रयास करे। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर लक्ष्मण, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का हमेशा समर्थन करते आए हैं, और क्या आज भी उसी पर आप भी कायम है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि भाई हम अपने बयान पर कायम है, हम किसी तरह का कोई जो है इसमें बदलाव नहीं है, ना उनके मन में ना दिमाग में, बयान जो दिया था वही उसी पर कायम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बात यहां पर नायर साहब कह रहे हैं कि जिससे दिक्कतें पैदा हो समाज में, वैसी बयानबाजी करनी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि एक राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपने पक्ष रखते हैं, वो उनके पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं जिस संदर्भ से स्वामी प्रसाद मौर्य और इस तरह के और बयान, बिहार के शिक्षा मंत्री, ये सारे बयान तो हमारे यहाँ साहित्य जगत में और विश्वविद्यालयों में अरसे से दिया जा रहा है, और इस पर तो किसी की भावना नहीं आहत हुई। साहित्यिक रचना को धार्मिक ग्रंथ बना देना, हम तो कह रहे हैं हमारी भावना इससे आहत हो रही है। और मैंने आज ही एक किताब रखी है। आपकी भावना क्यों आहत हो रही है कि धार्मिक ग्रंथ बोल दिया जाता है रामचरितमानस को? इसलिए हाँ, वो साहित्यिक रचना है। हाँ। उसकी आलोचना हम पढ़ते पढ़ाते हैं, उस पर किताबें लिखी गई हैं, और A.K. रामानुजन के पूरी किताब है 300 रामायण। राम का चरित्र इतना व्यापक है कि उसमें कई कथाएं हैं। अगर उसमें से एक कथा तुलसीदास की है और उसकी चौपाइयां कुछ जातियों को लेकर के अगर अपमानित भाषा कह रही हैं, तो इसकी आलोचना का अधिकार तो भारत का संविधान देता है। तो ये मेरा पक्ष है, और ये बिल्कुल स्पष्ट पक्ष है। भारत का संविधान सिर्फ आपको ही कहता है। हाँ। और किसी धर्म के बारे में नहीं आप बोलते। आप पढ़े लिखे आप इतने हैं, और किसी के नहीं बोलते। आप जो है इस देश को बांटना चाहते हो। स्वामी चंद्रदेव महाराज जी है, प्रोफेसर साहब, स्वामी चंद्रदेव महाराज जी है, जो कि आपकी बातों से सहमत नहीं है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। बात बोले, जब आप उनको बोलने का मौका दीजिएगा, स्वामी जी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, रख लीजिए आप अपनी पूरी बात, कोई बात नहीं, डिबेट हो जाता है। एक तो ये बात हो गई कि मेरी राय ये है कि हमारे लिए वो एक ग्रंथ ऐसा है। दूसरी बात कि जो राजनीतिक संदर्भ में कहा जा रहा है कि इससे पूरे पार्टी को उनको बैन कर दें। देखिए, राजनीति की भाषा तो वैसे ही पिछले 1-2 दशकों की इतनी गिरी है कि कौन गोली मारने, कौन चाकू तेज करने और कौन किसकी बात कर रहा है, वो सब तो सबको देखना चाहिए। अगर पूरी राजनीति का पतन इस तरह से होगा, तो मुझे लगता है कि वो चिंता राजनीति के साथ साथ समाज के लोगों की भी होनी चाहिए। लेकिन मानस की आलोचना हम बार बार कह रहा हूं, और इस बात को पूरा जोर देकर के कह रहा हूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचरितमानस एक रचना की तरफ पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। अगर वो लोग इससे आहत हैं, तो उन रचनाओं को बैन कर दें जिसमें इनकी आलोचना धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं प्रोफेसर साहब। देखिए, ऐसी बात है, साहित्यिक ग्रंथ है वो हमारे। साहित्यिक से बात करते हैं लक्ष्मण जी। हाँ। मैं ये चाहता हूं कि ये पहले तो ये इसको ग्रंथ माने, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान का ये बहुत पवित्र ग्रंथ है। आप इसमें कहते हैं कि चेंज कौन करेगा? इसमें
किसकी हिम्मत है इसको चेंज करने की? ये संविधान थोड़ा कि जब चेंज कर देंगे। और दूसरी बात ये रही कि इनकी वजह से, ऐसे चंद लोगों की वजह से आज वक्त जो है हिंदू जाग गया है। एक वक्त था कि हमारी देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें, हमारी देवी देवताओं की गालियां देना, उनको अलग अलग बोलना, हिंदू सुनते रहे। एक लिमिट होती है हर इंसान की, हर आदमी की एक सहनशीलता होती है, सहन शक्ति एक होती है। इन्होंने सब देख लिया। अब 75 ईयर के बाद हिंदू जागे हैं। अभी इतने आपको जगह, हर जगह धरने, प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं। अगर आपकी यही राहें रही, आप चंद वोटों के लिए, चंद कुर्सी के लिए, चंद फेम के लिए ऐसी घटना करेंगे। प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं कि अधिकार है अगर वो आलोचना करना, अधिकार अगर उसमें कुछ लिखा है तो ऐसा नहीं। देखो, अधिकार इसलिए है कि हिंदू जो है, सनातनी जो है, बहुत सहनशीलता से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहना चाहते हैं। अगर इनके बात है, इनके बोलिए, कभी कुरान के बारे में बोलिए कुछ, कभी ग्रंथ के बारे में बोलिए, क्यों नहीं बोलते? एक बात सुनिए, अरे लक्ष्मण जी सुनिए, जैसे मैंने सुना आपको वैसे भी सुनिए। आप इस तरीके से करेंगे तो ये सोचिए जैसे दूसरे धर्म वाले जिनके नाम से आप डरते हैं, जो उनकी चीजों में बहुत चीजें होंगी लेकिन नहीं बोल पाते, ऐसा अगर हुआ तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म और हिंदू ऐसे ही जाग जाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि जब आप उनकी मां बहनों के लिए, उनके ग्रंथों के लिए बोलेंगे तो वो भी मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप हिंदुओं को रहने दो, जो उनका 5000 साल का जो उनका इतिहास है। सब आस्था जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है, और उस पर इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी? जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास। आस्था हमारी मत खिचड़िए। अगर आप हमारी आस्था से खेलेंगे वो टाइम निकल गया। एक तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं कि लोग संत और बाबा बन के आते हैं और उनकी भाषा केवल धमकी वाली होती है। कृपा करके ये भाषा न बोला करें। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपकी जो आपने ये कहा, लक्ष्मण मेरी सुनिए, ये संत जो है, ये महात्मा जो है, ये 75 साल सोते रहे, तभी तो आप जैसे लोगों में मुझवान आई। हम ये धमकी नहीं समझते। आप हमारी माँ बहनों को, हमारे ग्रंथों को कहोगे, हम नहीं, हम ये धमकी है तो धमकी समझिए। अब ये नहीं चलेगा, अब ये ऐसा नहीं चलेगा इस देश में कि आप संतों को भी गालियां दो, आप साधुओं को भी गालियां दो, आप हमारे सनातन धर्म को भी गालियां दो, हमारी गौ माता को भी दो, और हमारे ग्रंथों को आप कहो ये पढ़ने की चीज नहीं है। आप जो कह रहे हैं संत लोग आपकी सेवा करने के लिए। मेरी बात, हाँ, धर्मगुरु जी एक लाइन सुनिए मेरी। न तो किसी धार्मिक पुस्तक को, न तो किसी देवी देवता को, न तो किसी धर्म को हमने एक लफ्ज भी कहीं कोई भी आलोचना की बोलिए। नंबर 1 बात स्पष्ट रखिए, आप घालमेल मत करिए। नंबर 2 बात कि जो लोग कह रहे हैं, मेरे लिए जैसे कबीर ने आलोचना की अपने धर्म की, जैसे रैदास ने की, वैसे तुलसीदास ने कई जगह पर खुद की है, रामचरितमानस के अलावा भी। और एक डॉक्टर अभिषेक राय, ये बताइए हनुमान की जाति किसने बताई थी? ठीक है, मेरी बात सुनिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है, और लोगों को मौका दीजिए। अच्छी चीजें हैं और लोग आप लेते नहीं हो, बुरी चीजें आप ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे आपने एक मिनट, आपने लोग, आपने बोला साधु संत, आप मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी अनुज जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप बोलते हैं साधु संत आपके आते हैं यहाँ धमकी देते हैं। धमकी इसलिए देते हैं कि 75 साल से उनको आपने इस तरीके से बुरा कर दिया है, उसके धर्म को इतना बुरा कर दिया है, साधु संतों को इतना पीड़ित कर दिया है कि उनको बोलना पड़ा। आप इस धमकी की आवाज से बोलना पड़ा, और ये धमकी है। ठीक है, अगर आप हमारे सनातन करों को ये धमकी है, ठीक है, और हम हर हाल में ठीक है, अपनी राय है। यहाँ पर जितने मेहमान बैठे हैं, डॉक्टर अभिषेक राय जी, मुद्दा इतना बढ़ गया है कि वीएचपी देखिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है, और वो कह रहे हैं कि भाई पत्र लिख दिया और कहा है कि अब नियमों का उल्लंघन किया है आप लोगों ने। देखिए अनुज भाई, कोई कहीं भी पहुंचे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, यही योगी जी उनको झूला, एक को पहले झुलाया, दूसरे को अभी झुला रहे। माननीय योगी जी से मैं ये जरूर सवाल पूछना चाहूँगा कि जब संजय निषाद जी ने प्रभु श्री राम पे, स्वामी जी ने भी बहुत बातें कही, मैं स्वामी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, ध्यानपूर्वक। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने संजय निषाद के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा? भारतीय जनता पार्टी या वीएचपी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो खत्म करने के, वो चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने क्या ये कहा निषाद के बारे में, निषाद का अभी चर्चा नहीं हो रहा। अगर निषाद ने किया है तो हम उसके भी अगेंस्ट हैं।
हर आदमी के अगेंस्ट है जो सनातन धर्म के अगेंस्ट है, जो हमारे ग्रंथों के अगेंस्ट है। अब उसके बारे में बोलेंगे, आप मुझे बताइए। महन जी मैं आपका सम्मान करता हूं, प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं बहुत सम्मान से पूछ रहा हूं। बोलिए। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूं। दिनेश शर्मा जी जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा। आप बताइए, क्या हमारे लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता सीता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें? हम सिया राम कहते हैं, सबसे पहले सिया का नाम आता है, उसके बाद राम का नाम आता है। और इस तरह के वक्तव्य देने के बाद भी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि डबल इंजन की सरकार। आलोक वर्मा जी जल्दी से इस पे रिएक्ट कर लीजिए, जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना है। 10 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड, ठीक है। आज आपने बोला आलोक वर्मा जी, ठीक है महाराज जी, आलोक वर्मा जी को इस पर कमेंट करने के बारे में बोला है। उस वक्त जब उन्होंने कहा था आप एज ए हिंदू, एज ए सनातन, आपने क्या किया? ठीक है, आलोक वर्मा जी जवाब देंगे ना इसका, बीजेपी के प्रवक्ता है, बोलिए। भाई मुझे पूरा समय चाहिए कि जो कई साथियों को मैं सुन रहा था। हाँ, पहली बात यह है कि हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि साहित्यिक कृति है, मान गए साहित्यिक कृति है, काव्य ग्रंथ है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारे आराध्य देव भगवान राम के बारे में वो कथा है, हम सुनते हैं उसे, हम पूजते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से हमारी भावनाओं को आहत करने का हक नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल व्यक्तित्व को तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, जिस दोहे पे उन्होंने सवाल उठाया, मैं तो आज भी अनुज भाई अलग अलग जगह पे जाता हूं जो विद्वान रामचरितमानस के दोहे को लेकर के उसकी व्याख्या करते हैं। आज भी अलग अलग तरीके की व्याख्या होती है, हर शब्द की व्याख्या होती है, और इतनी तरीके की व्याख्याएं होती हैं कि हमें लगता है कि अरे इस एंगल से तो हमने इसको सोचा ही नहीं था। जिस शब्द की बात वो कर रहे हैं, हमारे अवध में उसको एजुकेशन से जोड़ा जाता है। ताड़ना शब्द की बात जो उन्होंने कही है, हाँ, एजुकेशन नहीं, वो है। आलोक वर्मा जी, कई बार हम लोग इस पर डिबेट कर चुके हैं, और प्रोफेसर साहब इसका मतलब अलग बताते हैं और बाकी लोग इसका मतलब अलग बताते हैं। नायर साहब हमारे साथ है, श्रीराज नायर जी। प्रोफेसर साहब को भी आपने सुना किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, आपकी प्रतिक्रिया? ताड़ना का मतलब जो है ना, ताड़ना का मतलब है कि अगर कोई गलत काम करता है ठीक कर रहा है, उसको ठीक करना, उसे ताड़ना कहते हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग मतलब निकलते आए, हमने कई बार डिबेट में किया। जी श्रीराज नायर जी। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद जी ने बयान दिया, आपको स्मरण होगा, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब उन्होंने मुसलमानों को अय्याश कहा था, तीन चार शादियां करते हैं। तो ये क्या बरसाती मेंढक टाइप है, इनको फिर अगर टिकट दे दिया या भाजपा की ओर से या मंत्री बनने का, तो ये अपना बयान बदल देंगे। विषय वो नहीं है। इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो केवल और केवल चुनावी राजनीति और वोट बैंक को लेकर के करने वाले राजनीति की जो है, वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आगे किसी के बेसिक अंग्रेजी में रूस टॉक कहते हैं, तो ये रुकना चाहिए। और हम हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, और पार्टी के मुखिया इनको खंडन करने के बजाय या इनको पार्टी से बेदखल करने के बजाय ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इनका निजी बयान है। वो तो कह रहे हैं कि भाई पार्टी तो कह रही है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, हम समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, ये सब जानते हैं कि निजी बयान है या एक एक्सपेरिमेंट है। वो देख रहे हैं, जैसे बॉल डाल के अगर तीर तरीके से छोड़ के तीर लगता है या नहीं लगा, तो ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी को काउंटर करना है, मुझे पता है। ब्रेक ले रहा हूं अभिषेक जी, ब्रेक से लौटूंगा तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा अभिषेक राय जी, और इसका जवाब आप दे लीजिएगा। तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा की शुरुआत यहीं से आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है दोनों का। श्रीराज नायर जी हैं, प्रवक्ता है वीएचपी से। अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। स्वामी चंद्रदेव महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक राय जी आपके पास आएंगे। अभिषेक राय जी, ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है, क्यों ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है?
अब तो ये चर्चाएं हो रही है कि भाई एक बड़े वोट बैंक पर आप लोगों की नजर है और उसको अपनी तरफ लाना है, सब कुछ राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका इस बहस का अंत क्या है? अनुज भाई देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी के निजी बयानों को सपोर्ट नहीं करती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी ने, हमारी निवर्तमान महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी ने एकदम क्लियर कट सारी चीजें, पार्टी का स्टैंड क्लियर कट रख दिया है। और ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम किसी के निजी बयान को सपोर्ट नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी संजय निषाद जी ने प्रभु श्री राम पे क्या क्या टिप्पणी करी थी और किस तरह की टिप्पणी उनके जन्म पे करी थी, और उनको कैबिनेट मंत्री बना के बैठा रखा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रखती है? दूसरी तरफ उनके क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने माता सीता के लिए क्या कहा, टेस्ट ट्यूब बेबी तक कहा है। तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी? तब क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं भाई? अगर आपको कार्रवाई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो आप लोगों ने FIR दर्ज करा दी, तो इन लोगों को क्यों नहीं आप बर्खास्त करके एक एग्जाम्पल सेट करते? करना चाहिए ना। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, क्योंकि वो जनता की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, वो जो मेन मुद्दे हैं, मैंने पूछना चाहता हूँ, 3 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो गई और उसमें क्या किया इन्होंने? अभिषेक राय जी जो सवाल आप उठा रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे ये इस बात का जवाब जरूर ले लूंगा। आलोक वर्मा जी इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी के निजी बयान है उसका समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती, ये पार्टी की विचारधारा नहीं है। उसके बाद आप उनको प्रमोट करते हैं, उसके बाद आप उनको पद देते हैं, पार्टी में रखे हुए हैं। आप पहले अपनी बात क्लियर कीजिए। बीजेपी के लोगों से तो हम पूछ ही लेंगे जो आप सवाल उठा रहे हैं। अनुज भाई, हमने किसी को कोई प्रमोट नहीं किया। ये हमारी जो सूची है, ये सूची किसी के बयान, निजी बयान आने से पहले ये सूची तैयार हो चुकी थी। ये 7 जनवरी की सूची है और उसको क्या कहते हैं, अभी प्रकाशित किया गया। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन 7 जनवरी को हो चुका था और उसमें कुछ लोगों को ऐड करना था, नहीं करना था, ये सारी चीजें प्रक्रिया पहले हो चुकी है। तो किसी के निजी बयान को समाजवादी पार्टी सपोर्ट नहीं करती। तो प्रक्रिया पहले हो गई थी अभिषेक जी। देखिए ये ठीक है, वो बाद में बदली नहीं जा सकती थी क्या लिस्ट? क्या आपको नहीं पता था क्या कि अगर उनका नाम फिर से आएगा नाम सामने, आप प्रमोट करेंगे उनको, तो उसके बाद हंगामा होगा, बवाल होगा और आप पे सवाल उठेंगे? ठीक है, आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए यहाँ पर जो सवाल अभिषेक राय जी उठा रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, आता हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी मजेदार बात कही। बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। अनुज भाई, इस पर एक शेर मुझे याद आ गया। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आज ये लोग खारिज हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद खारिज हो गए। विधानसभा इलेक्शन उन्होंने लड़ा, अपनी सीट भी वो जीत नहीं पाए। पूरे उत्तर प्रदेश ने 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को खारिज कर दिया है। आप 2014 में हारे, 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तब भी हारे, 2019 में बसपा के साथ आए तब भी हारे, 2022 में आप छोटे दलों, दूसरे दलों के साथ आए जो जाति जमात की आप सियासत करते थे, उस तरीके का कुछ समीकरण बनाया तब भी हारे। लगातार आप हार रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। लगातार हार से निजात कैसे मिले? तो 2024 में इन्होंने बांटने की रणनीति बनाई है। बांटो और राज करो। इनको लगता है कि ये जाति जमात की जो सियासत पहले ये चलाते थे 90 के दशक में, वो उत्तर प्रदेश में कामयाब होगी। 2021 के लोग, 2021 का उत्तर प्रदेश बहुत कुछ बदल गया है। डॉक्टर अभिषेक जी अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने आसपास देखेंगे। लेकिन तो डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं। उन्होंने जमात की सियासत में फंसने नहीं जा रहे हैं। ये भी सवाल उठाया है कि आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, अपना निवेश की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है ये उत्तर प्रदेश। श्रीराज नायर जी, नायर साहब समझ रहे हैं। नायर साहब, आप लोग इलेक्शन कमीशन गए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? यहां तक बात हो गई है किस मान्यता रद्द की जाए? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान किया गया, ये समूचे हिंदू धर्म का अपमान है। और ये उत्तर 2024 के चुनाव को देख करके इन्होंने किया, जिस प्रकार से हिंदू समाज पोलराइज हुआ और 2 पिछले साल जो हुए
असेंबली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इनको धूल चटाई गई और उसके बाद इनको अब देखा इनके पास और कोई जरिया बचा नहीं है